आज की डिजिटल दुनिया में हमारी असली फाइनेंशियल कहानी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि डेटा में छिपी हुई है। जी हाँ, वही डेटा जो तय करता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोन मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो किन शर्तों पर मिलेगा। तो आज हम इसी डेटा की दुनिया की परतें खोलेंगे और ये समझेंगे कि हमारी ये फाइनेंशियल पहचान आखिर बनती कैसे है। चलिए इस कहानी को समझने के लिए मिलते हैं श्री विनय कुमार से। विनय एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर हैं। दिन रात मेहनत करते हैं और अपने भविष्य के लिए पैसे भी जोड़ते हैं। उनका एक सपना है, एक नया बेहतर टू व्हीलर लेना। अब ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये उनके लिए ज्यादा डिलीवरी करने, ज्यादा कमाने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का एक जरिया है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। विनय की एक रेगुलर इनकम है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी है और बीमा भी है, पर उन्होंने आज तक किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। मतलब उनका कोई क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई बैंक या कोई भी लोन देने वाली कंपनी विनय पर कैसे भरोसा करेगी। वो कैसे जानेंगे कि विनय अपना लोन चुका भी पाएंगे या नहीं। इस मुश्किल सवाल का जवाब एक 3 अंकों के नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल कहानी बता सकता है और लोन की दुनिया के दरवाजे खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। इसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या? देखिए, ये 300 से 900 के बीच का एक नंबर है जो आपके सभी पिछले लोन्स और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का एक निचोड़ है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने पास्ट में क्या किया है, बल्कि ये एक भविष्यवाणी भी है कि आप भविष्य में कितने जिम्मेदार कर्जदार साबित होंगे। सीधा सा मतलब है, जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा भरोसा। अच्छा, इसको ना सबसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता था। जैसे रिपोर्ट कार्ड हमारी पढ़ाई का हाल बताता था, वैसे ही क्रेडिट स्कोर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और डिसिप्लिन को दिखाता है। स्कोर जितना अच्छा होगा, आपको उतना ही भरोसेमंद माना जाएगा और बेहतर शर्तों पर लोन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सवाल यह है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनाता कौन है? ये काम करती हैं क्रेडिट ब्यूरो। आप इन्हें फाइनेंशियल दुनिया का डेटा कलेक्टर भी कह सकते हैं। ये एजेंसियां अलग अलग बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी क्रेडिट से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती हैं, उसे संभाल कर रखती हैं और फिर इसी डेटा के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं। भारत में ये काम खास तौर पर 4 बड़ी एजेंसियां करती हैं जिन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है: ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और सीआरआईएफ हाईमार्क। हो सकता है आपने सिबिल का नाम सबसे ज्यादा सुना हो। ये सभी आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर पर, जैसे कि ईएमआई टाइम पर देना या क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, इन सब पर नजर रखती हैं और इसी डेटा से आपका स्कोर बनाती हैं। अब यहीं पर ना अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्रेडिट ब्यूरो के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम भी सुना होगा। तो क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इनके बीच का जो बड़ा फर्क है उसे समझते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम आप और मुझ जैसे आम लोगों से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारों और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना है। ये एजेंसियां बताती हैं कि किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, या क्या सरकार अपने बॉन्ड्स का पैसा टाइम पर चुका पाएगी। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है क्रेडिट ब्यूरो, जो हम जैसे व्यक्तियों पर फोकस करते हैं, हमें एक स्कोर देते हैं और बैंकों को लोन देने में मदद करते हैं। ये है हमारा पर्सनल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। और दूसरी तरफ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों की जांच पड़ताल करती हैं, उन्हें एएए या बी जैसी रेटिंग देती हैं और इन्वेस्टर्स को ये फैसला लेने में मदद करती हैं कि पैसा कहां लगाना है। ये एक तरह से कंपनी का हेल्थ चेकअप है। तो अब जब हम एक व्यक्ति और एक कंपनी के मूल्यांकन का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये रेटिंग एजेंसियां भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का मूल्यांकन आखिर करती कैसे हैं। भारत में कई बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्हें सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। क्रिसिल, इकरा, केयर, ये नाम कॉर्पोरेट जगत में बहुत मायने रखते हैं। ये वो एजेंसियां हैं जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ पर, उनके मैनेजमेंट पर और इंडस्ट्री के भविष्य को देखते हुए अपनी एक्सपर्ट राय देती हैं। आप मानिए, इनकी रेटिंग पर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट टिका होता है। इन रेटिंग्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में उसे कर्ज दे रहे होते हैं। ये रेटिंग आपको बताती है कि क्या वो कंपनी आपका पैसा लौटा पाएगी या फिर आपके पैसे डूबने का खतरा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।
और हाँ, ये कोई रुकी हुई दुनिया नहीं है, ये लगातार बदल रही है। जैसा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है, सेबी ने हाल ही में इन एजेंसीज के लिए नियम और भी सख्त कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरी प्रोसेस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। अब तक हमने बात की ट्रेडिशनल सिस्टम की, लेकिन विनय कुमार जैसे लोगों के लिए ये सिस्टम काफी नहीं है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और क्रेडिट की दुनिया में हो रही एक बहुत बड़ी डेटा क्रांति को समझते हैं। ये आंकड़ा आपको शायद चौंका देगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में 37% वयस्कों के पास कोई फॉर्मल क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है। 37%। इसका मतलब है करोड़ों लोग जो कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए वो लगभग अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। तो इन करोड़ों अदृश्य लोगों की मदद कैसे की जाए? यहीं पर एंट्री होती है ऑल्टरनेटिव डेटा की। ये वो सारी नॉन ट्रेडिशनल जानकारी है जो किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल बिहेवियर को समझने में मदद करती है, भले ही उनका कोई लोन रिकॉर्ड ना हो। ये क्रेडिट की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। तो ये ऑल्टरनेटिव डेटा आखिर है क्या? इसमें बहुत कुछ शामिल हो सकता है। क्या आप अपने बिजली पानी के बिल टाइम पर भरते हैं? ये एक डेटा पॉइंट है। आपके फ़ोन पर आने वाले ट्रांजैक्शन के एसएमएस, ई-कॉमर्स साइट्स पर आपकी शॉपिंग की आदतें, आप यूपीआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये सब डेटा का हिस्सा बन सकता है। अब वापस आते हैं श्री विनय कुमार की कहानी पर। याद है, बैंकों के लिए वो अदृश्य थे क्योंकि उनका कोई लोन हिस्ट्री नहीं था, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेटा की दुनिया में उनकी एक पूरी कहानी है। लोन देने वाले ये देख सकते हैं कि वो अपने बिल्स टाइम पर चुकाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में हर महीने एक स्टेबल इनकम आती है और उनका खर्च करने का तरीका भी डिसिप्लिन्ड है। ये डेटा उनके लिए एक नई और पॉजिटिव फाइनेंशियल कहानी लिखता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि भारत में ये एक हकीकत बन रहा है। हमारा देश एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जो क्रेडिट देने और लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। इस स्लाइड पर जो नंबर है वो इस बदलाव के पैमाने को दिखाता है। भारत में एक नया सिस्टम आया है जिसे अकाउंट एग्रीगेटर या ए इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपकी सहमति से आपके फाइनेंशियल डेटा को, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, को सेफ तरीके से बैंकों और लेंडर्स के साथ शेयर करता है। और आपको पता है, इस सिस्टम के जरिए सितंबर 2021 से अब तक 887 अरब रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी क्रांति है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये लोगों तक पहुंचने की बात है। इसी अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के जरिए अब तक लगभग 97 लाख लोन दिए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ लोगों और छोटे बिजनेस को शायद पहली बार फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच मिली है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में मुमकिन ही नहीं था। और इस बदलाव को नेशनल लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। केंद्रीय बजट का ये कोट साफ करता है कि सरकार की पॉलिसी भी डिजिटल लेंडिंग को बढ़ावा देने की है। अब मूल्यांकन का आधार सिर्फ आपका पुराना क्रेडिट इतिहास नहीं, बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे। मतलब आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट्स और दूसरी डिजिटल एक्टिविटीज जो आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को दिखाती हैं। तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी फाइनेंशियल पहचान सिर्फ एक नंबर तक सीमित नहीं रहेगी। हमारे हर डिजिटल कदम से हमारी एक फाइनेंशियल कहानी बन रही है। और यह हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम एक ऐसी क्रेडिट प्रणाली कैसे बनाएं जो विनय कुमार जैसे लाखों लोगों को मौके दें, यानी इंक्लूसिव हो, और साथ ही हमारे पर्सनल डेटा को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर भी रखे। यही बैलेंस साधना आने वाले समय का सबसे बड़ा मौका भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।